ये आईकैप ने एक सवाल दिया था, उसमें आईकैप ने ये किया था कि उसने बॉन्ड इशू करवाया था, 200 डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू हुए थे 200 मिलियन के। अब 200 मिलियन के डिबेंचर इशू हुए थे, लेकिन उस पे इशुएंस के टाइम पर उसने 4 मिलियन की ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इनकर की थी। अब बेसिकली स्टैंडर्ड कहता है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको आपने लाइबिलिटी में अपने माइनस करना है, उसको एडजस्ट करना है। तो अब इसमें आप देखें, आप उसकी डिस्काउंटिंग कैसे करेंगे कि आपका जो बॉन्ड 200 मिलियन का इशू हुआ उस पे आपका जो कैश इनफ्लो था वो 8% के हिसाब से देखें आ रहा है 16। अब 16% आपका कैश आउटफ्लो है, उसकी डिस्काउंट करके आपने वैल्यू निकाली और आपने अपने जो 200 मिलियन प्रिंसिपल रिबिचोरिटी के टाइम पर पेमेंट करनी थी उसकी वैल्यू निकाली। तो आपकी जो टोटल वैल्यू बनी वो बनी प्रिंसिपल की 185, और 200 मिलियन में से जब आपने माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आपकी 14 मिलियन की बनी प्रिंसिपल की इक्विटी के अमाउंट। तो आप पहले साल में एंट्री डालते अपना बॉन्ड कैश बैंक डेबिट 200 मिलियन, 185 लाइबिलिटी, 14.6 मिलियन इक्विटी। लेकिन अब यहाँ पे आपको जो 200 मिले, लेकिन उस बॉन्ड को इशू करने की आपकी कॉस्ट आई 4 मिलियन। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपने ये जो 4 मिलियन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर की बॉन्ड को इशू करने में, इसको आपने डायरेक्टली P&L में नहीं लेकर जाना, आपने इसको भी एलोकेट कर देना है बॉन्ड को। और उसकी एलोकेशन कैसे करनी है ट्रांजैक्शन कॉस्ट की, कि जितनी रेशियो उसकी लाइबिलिटी कंपोनेंट को बनती है आपने उतनी एलोकेट करनी है। तो अगर आप सोल्यूशन है, मैं नोट्स के साथ आपको ये सोल्यूशन भी भिजवा दूंगा, तो आप क्वेश्चन पेपर से इसको बैच करके देख भी लीजिएगा। एक्सेल में कैलकुलेशन देने का मकसद ये है कि आप लोग उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आप देखिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे 200 में से 185 आपका लाइबिलिटी कंपोनेंट है, तो जो 4 मिलियन की ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने इनकर की वो बेसिकली आपने एलोकेट कर दी 3.71 लाइबिलिटी को और 0.29 इक्विटी को। तो अब आपके पास जो फिगर बनी वो बनी टोटल 189, ये माइनस हो गई इसमें से, तो आपके पास जो फिगर बनेगी वो बनेगी 181। और ये तो आपने एक्सपेंस की फिगर को लाइबिलिटी से माइनस कर दिया, तो आपके पास टोटल 196 की वैल्यू बन गई। तो आपने एक्सपेंस को एलोकेट कर दिया, लाइबिलिटी से नॉक ऑफ कर दिया, तो उसका नतीजा क्या होगा कि अब जब अमोर्टाइजेशन होगी तो वो एक्सपेंस ऑटोमेटिकली नॉक ऑफ उससे होगा। तो आप देखें कि आपके जो साल के शुरू में एंट्री पड़ेगी वो क्या पड़ेगी, आईकैप का जो सवाल था, तो 196 डेबिट, कि आपने जो पेमेंट है उसी को 4 मिलियन से नेट ऑफ कर दिया, डिबेंचर 181 और इक्विटी 14.37। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने की वो ये है कि क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई है, तो अब मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है 11%। तो आपने जो कैश फ्लोस की डिस्काउंटिंग और जो लाइबिलिटी कंपोनेंट की कैलकुलेशन है वो करनी है 11% पर ही, मार्केट इंटरेस्ट रेट पर। लेकिन आपने जो अमोर्टाइजेशन करनी है, अमोर्टाइजेशन आपने करनी है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे, जो आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट 4 मिलियन को एडजस्ट करके दिया होगा। अब ये जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन है ये अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि ये BFT का टॉपिक है। ये आईकैप आपसे मॉड्यूल F में या फाइनल स्टेज के पेपर में पूछेगा, ये आपसे रिपोर्टिंग में कैलकुलेट नहीं करवाएगा, ये आपको हमेशा पेपर में गिवन होगी। तो इसलिए आपने इससे परेशान नहीं होना कि अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो आपको सवाल में देगा तो फिर आपको 3% नजर आ रही होगी। 1% वो जो बॉन्ड पे इंटरेस्ट की पेमेंट पे आपको दी होगी, जिससे आप ये 16%। अब ये सवाल में आप देखते ऊपर कर्सर में, तो 8% उसने बॉन्ड डिबेंचर के ऊपर वो इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें 11%,
ठीक है, 11% वो आपको ऑफर कर रहा है, बता रहा है मार्केट इंटरेस्ट रेट कि उस डिबेंचर का जो विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन है, जबकि एक वो दे रहा है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट सवाल में। तो आपने जो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल है, क्योंकि आपने ये 4% एडजस्ट किया इसमें, तो अब आप 11.8 पे करेंगे तो आप ये देखें कि 181.63 को आपने यहाँ पे रखा, और जब आपने उसको अमोर्टाइज किया तो आपके पास ऑलमोस्ट फिगर, यानी फिगर आपकी राउंडिंग ऑफ का तो एग्जैक्ट 200 बनेगी। अगर आप अमोर्टाइजेशन 11% पे करेंगे तो वो पूरी नहीं बनेगी। तो आप उसका इफेक्ट देखें कि आपका ये 48 बन रहा है और ये 66.3, तो ये टोटल डिफरेंशियल आपका 18.36 का बन रहा है। तो आपने इक्विटी में फिगर कितने की क्रेडिट की, 14.66। तो आपका जो इसमें डिफरेंशियल है वो बेसिकली 4 का आपका इंटरेस्ट का वो खर्चा है। अब ये आप देखें, उसमें आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस 21.45 ये किया, और पेमेंट आपने 16 की और बाकी आपने डिबेंचर को क्रेडिट कर दिया। तो आप इस तरह चलते जाएंगे तो आपका ये टोटल बनेगा। तो ये 8-10 नंबर का सवाल आई कैप ने आपसे पूछा था। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट दी है। अब आई थिंक उसने अभी तक कन्वर्जन का, जी बिल्कुल पूछा है उसने ये सवाल, नहीं ये उसने पूछा नहीं है, ये सवाल एग्जाम्पल ही नोट्स में गिवन है एडिशनल। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि इसमें एक डिबेंचर इशू हुआ है तो उसमें भी रीमेजरमेंट हुई है। तो वो जो आपको मैंने एग्जाम्पल दी थी उसमें फेयर वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर दी है इस सवाल में। तो ये उसका सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है, इसमें आपको उसने इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे 11% पे आपने किया, और जब आपने उसको रीपरचेज किया बिफोर मैच्योरिटी, जो हमने चौथा सिनेरियो पढ़ा था बिफोर मैच्योरिटी, तो आप देखें वहां पर रेट क्या आ रहा है, 0.08। तो उस पर आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स को दोबारा से डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी कंपोनेंट निकाली। ठीक है, और फिर आपने उसको कंपेयर किया अपनी उस वैल्यू से जो आपकी एट द टाइम ऑफ रीपरचेज है। तो आप देखें कि इसमें, और जो आपने ये फिगर निकाली तो उसमें आपका लॉस ऑन रीपरचेज की आपकी लाइबिलिटी 10,79,000 की बन रही है, बैलेंस शीट में इतनी। तो आपने 1,16,000 का लॉस बुक करना है जो आपने यहाँ पे बुक किया। ये लाइबिलिटी आपकी डेबिट हुई, बैंक से आपने पेमेंट इतनी की और इक्विटी। तो ये एग्जांपल आपको हेल्प आउट करेगी समझने में कि आपने उसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो सवाल में अगर आई कैप आपको परसेंटेज देता है तो रीपरचेज डेट की, तो आपने उसको यहाँ पे डाल के कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये 10 साल का बॉन्ड था, 5 साल बाद हो रहा है, तो आपने उसको 5 साल की बाकी पे जो है वो 8% आ रहा है, तो आपने उस 1 मिलियन को 5% पे डिस्काउंट करके इस साल में लाना है। ठीक है, तो आपने डिस्काउंटिंग सिर्फ 5 साल की करनी है कि बाकी 5 साल बाकी बचे हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन का मेथोडोलॉजी आपने इसमें फॉलो कर दी है। अब इससे मुतालिक कोई सवाल है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम ये करेंगे कि जो हमारा कल मॉर्निंग का सेशन है उसमें हम IFRS 9 करेंगे। तो IFRS 9 के मैं नोट्स वगैरह IAS 32 के साथ आप सबको ईमेल करवा देता हूँ, तो आप लोग उसको काइंडली देख लीजिएगा, क्योंकि IFRS 9 में हमने 3 चीज़ों को देखना है। एक तो उसकी मेजरमेंट फाइनेंशियल एसेट की, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और वो तो प्रेजेंटेशन का उसने बताया। तो अब उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है ये IFRS 9 बताएगा। उसके अलावा IFRS 9 सिर्फ मेजरमेंट से और क्लासिफिकेशन से डील करता है। तो IAS 39 में बेसिकली 3 हिस्से थे, मेजरमेंट और क्लासिफिकेशन का था, इम्पेयरमेंट का दूसरा था, और हैजिंग का। तो IFRS 9 क्योंकि अभी पार्शली आया हुआ है, तो IFRS 9 में अभी सिर्फ मेजरमेंट और क्लासिफिकेशन का पोर्शन रिवाइज हुआ है। तो IAS 39 का वो पोर्शन खत्म हो गया हुआ है, लेकिन इम्पेयरमेंट और हैजिंग अभी भी IAS 39 से ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कल फिर इंशाल्लाह सुबह 10 बजे करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को नोट्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप नहीं, बस एक्चुअली शाम को कमिटमेंट्स होती हैं, तो ये इस वजह से
टाइमिंग जो सी ने शाम की पॉसिबल नहीं हो सकेगी। चलो, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।